हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आगे से आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों और बुलंदियों को छुएं। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे या कंपटीटर्स जो किसी न किसी रूप में अंग्रेजी भाषा की तैयारी करते हैं या जिन एग्ज़ाम्स में अंग्रेजी को पूछा जाता है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं नाउन नंबर के तहत आज मैं कोशिश करूंगा कि देखिए 3 नियम मैं बता सकूं आपको। आज मैं अगर देखा जाए तो मैंने अब तक पहले 4 नियम बताए, उसके बाद कंपाउंड नाउन के अंतर्गत 4 नियम बताए, तो 4 4 8 हो गया। और आज मैं बताऊंगा 3 नियम एक साथ, यानी 9, 10 और 11 नियम। चलिए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, आज का जो पहला नियम है वो है, यानी जो 9वां नियम है वो है द रूल ऑफ ऑफ। अब देखिए, आपने इतने लोगों से पढ़ा होगा या इतनी किताबों का अध्ययन किया होगा अंग्रेजी का, लेकिन आपने कभी ऐसा थोड़ा देखा होगा कि द रूल ऑफ ऑफ भी कोई रूल है। ऐसा कोई रूल है नहीं। लेकिन देखिए क्या है, ये मेरे 25 सालों के टीचिंग का एक्सपीरियंस का अनुभव है कि मैंने नोटिस किया कि किस किस तरह के नाउन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि जैसे ऑफ, जैसे कि मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता भी चुका हूं कि ऑफ से जब भी 2 पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट होता है तो वो दोनों नाउन ही होता है, और नहीं तो अधिकतम ये हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट जो हो डिटरमाइनर हो। इसके अलावा और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ से कनेक्ट नहीं होती। जैसे कि ये नहीं संभव हो सकता कि वर्ब ऑफ नाउन हो या नाउन ऑफ वर्ब हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी ऑफ से जब भी जुड़ता है तो 2 नाउन जुड़ता है। तो ये मैंने इसको समझाने की दृष्टि से एक नाम दे दिया कि द रूल ऑफ ऑफ। तो देखिए, द रूल ऑफ ऑफ यानी मैंने जो बनाया है नियम, उसके तहत ये बात होती है कि ऑफ ऑलवेज कनेक्ट्स नाउन ऑफ नाउन। देखिए, ऑफ जब भी जोड़ता है तो नाउन ऑफ नाउन को ही जोड़ता है, यानी जब भी ये जुड़ेंगे ये 2, ये नाउन ही होंगे। और या ये बात हो सकती है कि वो डिटरमाइनर ऑफ नाउन, या फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट पार्ट ये डिटरमाइनर हो सकता है। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स में अक्सर बोला है कि नाउन जब भी कनेक्ट करता है तो वो ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो वो 2 नाउन ही जुड़ेगा, या अधिकतम ये हो सकता है कि इधर नाउन हो तो इधर डिटरमाइनर हो। जैसे सम ऑफ एशियन कंट्रीज, मान लीजिए आप कहना चाहें तो सम यहाँ डिटरमाइनर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नाउन होगा। देखिए, परीक्षा में इस नियम से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये नियम कब आया और कब गया। तो देखिए, अब आप, स्वाभाविक सी बात है कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर नाउन ऑफ नाउन है तो अब आपका इतना नॉलेज तो होगा ही कि नाउन अगर देखा जाए तो वैसे अगर काउंटेबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार के हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो अब ये नियम इतना बड़ा नियम है कि अगर हो सकता है कि इधर का नाउन जो हो काउंटेबल हो सकता है इधर का नाउन अनकाउंटेबल हो। लेकिन आपको एक बात और नोटिस मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ कि जब भी नाउन ऑफ नाउन होता है या डिटरमाइनर ऑफ नाउन होता है तो मेन पार्ट जो होता है हमेशा ये होता है। यानी जब भी वर्ब होगी, चाहे आगे प्रोनाउन होगा उससे संबंधित, वो हमेशा इस नाउन या डिटरमाइनर के हिसाब से चलता है। अगर डिटरमाइनर है तो जब भी इसके बाद अगर वर्ब आएगी या इसके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा किसके हिसाब से चलेगा, वो इस नाउन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो चलेगा या तो डिटरमाइनर के हिसाब से या इस नाउन के हिसाब से। और यहीं पे बच्चे धोखा खा जाते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि यहाँ उसने प्लूरल डिटरमाइनर लगाया और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया, मान लीजिए, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि ये यहाँ पर आप इस नाउन के हिसाब से वर्ब लगा देंगे, हो सकता है ऐसा, क्योंकि
अगर इस नाउन के बाद तुरंत अगर वर्ब आ गई तो वो मैच कर जाती है, तो इसलिए लड़के इस गलती को पकड़ नहीं पाते। लेकिन इस नियम को मैं आपको विस्तार से और एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्या सहित बताऊंगा, ताकि आपका जो इस नियम पे जितने क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इस नियम पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप भी देख सकते हैं नाउन ऑफ नाउन, तो फिर उसके बाद वर्ब में मिस्टेक, उसके बाद प्रोनाउन में मिस्टेक, और उसके बाद हालांकि एडजेक्टिव पे भी नियम है, लेकिन वो मैं उसको उतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं ज्यादा बताऊं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए मैं इसको जितना क्लियरली कम से कम चीजों को बताऊं तो आपका डाउट उतना नहीं बढ़ेगा। तो इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो दो नाउन जुड़ेगा, और या पहला पार्ट हो सकता है डिटरमाइनर हो, लेकिन जो कुछ भी वर्ब या प्रोनाउन जो चलेगा वो हमेशा किसके हिसाब से चलेगा, फर्स्ट पार्ट। यानी आप ये समझ लीजिए कि नाउन ऑफ नाउन, डिटरमाइनर ऑफ नाउन में जो मेन गवर्न जो करता है, नियमों को जो गवर्न करता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट नहीं। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द नाउन दैट कम्स आफ्टर ऑफ, अगर जो नाउन ऑफ के बाद आ रहा है वो काउंटेबल है। एक नियम देखिए ये भी कहता है, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो दैट नाउन शुड ऑलवेज बी प्लूरल। यानी कि अगर ऑफ के बाद, अगर मान लीजिए ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन, अगर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो दैट शुड ऑलवेज बी प्लूरल, यानी वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन ना होके अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आप भी जानते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बेसिक डिफरेंस यही है कि काउंटेबल नाउन्स के आप प्लूरल बना सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते। तो स्वाभाविक सी बात है ये हमेशा क्या रहता है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर अर्थ में हम लेते हैं। तो अब इसीलिए देखिए अब दो रास्ते फिर बन गए कि ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो कुछ और होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ और होगा। तो ये पहला, इसका एक पार्ट ये कहता है कि जो नाउन अगर नाउन अगर काउंटेबल है तो ये काउंटेबल नाउन जो ऑफ के बाद आया है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन फिर यहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, बट लेकिन अगर इफ द नाउन दैट कम्स आफ्टर ऑफ, जो ऑफ के बाद अगर नाउन जो आ रहा है वो अनकाउंटेबल है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो देन इट्स फॉर्म विल ऑलवेज बी सिंगुलर, क्योंकि आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी उनके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। देखिए इसमें जो इस नियम में जो मेन पार्ट है, मैंने इसलिए उसको थोड़ा आपको हाईलाइट भी किया, उसको अंडरलाइन भी किया है कि जो मेन मुख्य बात यह है कि नाउन ऑफ नाउन होता है या डिटरमाइनर ऑफ नाउन होता है, अगर उसके बाद आने वाला नाउन जो है काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद आने वाला नाउन जो है अनकाउंटेबल है तो उसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब उसके बाद और आगे बढ़िए, तो वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, वर्ब हमेशा बाद के काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन इसके हिसाब से नहीं चलती, यानी वर्ब इसके हिसाब से नहीं चलती। वर्ब चलती है हमेशा यहां जो नाउन होगा या यहां जो डिटरमाइनर होगा, यानी वर्ब ऑलवेज एग्रीज नॉट विद दिस, वर्ब ऑलवेज एग्री विथ दिस पार्ट, यानी ऑफ के पहले जो पार्ट आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब भी लगेगी, यानी वर्ब भी लगेगी, और उसके हिसाब से अगर बाद में मान लीजिए उससे संबंधित कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन भी किसके हिसाब से लगेगा, प्रोनाउन भी हमेशा लगेगा फर्स्ट पार्ट, यानी इसके हिसाब से। यानी इस नियम में जो सबसे मुख्य बातें कितनी हो गई, यानी यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, और मुख्य सब्जेक्ट जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसलिए वर्ब या प्रोनाउन जब भी एग्री करेगा तो इस पार्ट के हिसाब से करेगा। लेकिन एक बात हमको फिर ध्यान देनी है कि ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो ये आप इतना, जहां तक मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने व्याख्या की है उसमें आप काफी समझ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं कि एक बात और भी जान लीजिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो इसका आगे डिटरमाइनर कुछ भी हो, अनकाउंटेबल आया है तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। यानी यहां पर कोई संदेह नहीं है, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो तो चाहे आगे का डिटरमाइनर कुछ भी हो, तो डिटरमाइनर चाहे
वो a lot of हो, चाहे some हो, चाहे कुछ भी हो, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब इस नियम को समझने के लिए इस पे आधारित मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ रखे हैं ताकि आप समझ सकें। जैसे आपने देखा ऑफ के बाद यहाँ पर क्या आया, ऑफ, जैसे सम ऑफ द चिल्ड्रन है, तो ऑफ के बाद एक काउंटेबल नाउन आया है। अब यहाँ अगर आप कह देते हैं सम ऑफ द चाइल्ड, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल बनता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है, तो ऑफ के बाद अगर ये काउंटेबल नाउन आया तो ये हमेशा प्लूरल होगा। और देखिए आइदर का प्रयोग हम कब करते हैं, आइदर का प्रयोग हम दो के रेफरेंस में करते हैं, और वो भी सकारात्मक अर्थ में, दो में से कोई भी एक, और नाइदर का प्रयोग करते हैं नकारात्मक अर्थ में, दो में से कोई भी एक नहीं। तो कहने का मतलब ये सेंस सिंगुलर देता है। तो अब इसके बाद अगर वर्ब चलेगी, अब देखिए जैसे ऑफ है तो ऑफ के बाद नाउन आया, ये नाउन है, और ये कैसा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। तो देखिए ऑफ के बाद इसने क्राइटेरियन न यूज करके क्राइटेरिया वर्ड यूज किया है, तो यानी ये नाउन क्या है, प्लूरल है। अब लेकिन अगर क्या ये नाउन अगर प्लूरल है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी क्या? नहीं, इसके बाद जो वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, वर्ब चलेगी हमेशा आइदर के हिसाब से, और आइदर होता है दो में से कोई भी एक, तो यानी ये वन का सेंस देता है, यानी सिंगुलर का सेंस देता है। तो इसके बाद जो वर्ब अगर आएगी तो वर्ब विल बी सिंगुलर, यानी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, और अगर उससे संबंधित कोई प्रोनाउन आता है तो दैट प्रोनाउन विल आल्सो बी सिंगुलर। देखिए यहाँ पे नाउन प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल है तो बच्चा हमेशा गलती ये करता है कि प्लूरल को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो उसके बाद तुरंत वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब उसको लगेगा कि प्लूरल ही होगी, जो कि ऐसा नहीं है। वर्ब किसके हिसाब से चलती है, आगे के डिटरमाइनर या नाउन के अनुसार। देखिए जैसे यहाँ पर है, अब ए लॉट ऑफ लैंड है, तो लैंड, देखिए लैंड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं पीसेज ऑफ लैंड, ये हो सकता है प्लॉट्स ऑफ लैंड, लैंड के प्लॉट्स हो सकते हैं, लेकिन लैंड माने जमीन होता है, तो उस अर्थ में जमीनें नहीं बनेगा। हाँ, उसको अगर आपने बाउंड्री से घेर दिया तो एक प्लॉट बन गया, यानी उस जमीन का एक टुकड़ा बन गया, पीस बन गया। तो यू कैन से दैट देयर आर सेवरल पीसेस ऑफ लैंड बट नॉट लैंड्स। आप ये कह सकते हैं कि पीसेज ऑफ लैंड है, यानी जमीन के कई टुकड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अब इसके बाद वर्ब, चाहे ये ए लॉट ऑफ लगा हो, चाहे सम लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब क्या होगी, इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, और उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर प्रोनाउन आता है तो। यानी इतने रास्ते बनते हैं एरर बनाने के लिए। अब देखिए अगर कोई भी एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का पेपर सेट करेगा तो उसको यहाँ कितना स्कोप मिलेगा, वो चाहे तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में दिखा दे, हो सकता है यहाँ पे काउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में दिखा दे तो एरर हो गया, और हो सकता है उसके बाद वर्ब में एरर बना सकता है, हो सकता है उसके बाद प्रोनाउन में एरर बना सकता है, यानी यहाँ उसको एरर बनाने के काफी स्कोप हैं। इसलिए इस टाइप के नियमों को परीक्षा में काफी पूछता है, कभी वो वर्ब से एग्रीमेंट में पूछ देगा, कभी प्रोनाउन से एग्रीमेंट में पूछ देगा। मैंने गलती बनाने के यहाँ स्कोप काफी है, इसलिए इस नियम पे आप बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए और देख लीजिए कि होता क्या है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ऑफ के बाद जब भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, एक चीज। और उसके बाद वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, वर्ब चलेगी आगे के डिटरमाइनर से। अगर वो डिटरमाइनर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, अगर वो डिटरमाइनर अच्छा मान लीजिए जैसे यहाँ पे आइदर सिंगुलर था, मान लीजिए यहां पर अगर हम ये होता ए नंबर ऑफ होता, मान लीजिए ए नंबर ऑफ होता, तो ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है मेनी, यानी कई, तो यानी यहाँ डिटरमाइनर प्लूरल बता रहा है, तो नंबर ऑफ के साथ अब यहाँ पर अगर ये नंबर ऑफ होता तो यहाँ वर्ब बदल जाती, यानी वर्ब प्लूरल हो जाती। अब समझ रहे हैं ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, यानी इसके साथ काउंटेबल के साथ हमको आगे का क्या देखना पड़ेगा, आगे का डिटरमाइनर। चलिए और एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ऑल ऑफ हिज टाइम, अब देखिए आप देखिए हमारी क्या है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो इसलिए लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसने ये वर्ड भी देखा है टाइम, और ये वर्ड भी देखा है टाइम्स, ये भी वर्ड देखा है, लेकिन अब वो आप ये समझ लीजिए इस टाइम का अर्थ होता है समय,
इस टाइम का अर्थ हो गया समय। तो क्या इस टाइम का अर्थ कई समय हो गया? क्या कई समय हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एकदम अलग वर्ड है। ये टाइम्स बताता है कितनी बार। जैसे 5 टाइम्स, 5 अगर हम यहाँ लिख दें 5 टाइम्स, इसका अर्थ हुआ 5 गुना या 5 बार। तो ये टाइम ये बताता है कितनी बार कोई चीज है या कितना गुना है। समझ रहे हैं? तो ये टाइम समय नहीं बताता, ठीक है। तो अब इसीलिए हमें डाउट होता है। अब लड़का ये क्लियर नहीं कर पाता कि वहां वो कौन सा टाइम यूज कर रहा है, कौन सा क्या यूज कर रहा है। तो ये देखिए, इसीलिए मैं आपको उस पहले दिन से ही ये बात बता रहा हूं कि हमेशा नाउन को ये देखिए कि वो सेंस किस चीज का दे रहा है, यानी वो काउंटेबल सेंस दे रहा है कि अनकाउंटेबल सेंस दे रहा है। और नियम इसी के हिसाब से चलेंगे, तभी तो इसको नाउन नंबर को देखिए। नाउन नंबर एक ऐसा टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं और हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो और चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक। और रेलवे में जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं हाई पोस्ट के लिए, उनमें इंग्लिश को पूछा जाता है। और आप भी जानते हैं सी सेट वगैरह तमाम और एग्जाम्स में भी इंग्लिश को पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अंग्रेजी तैयार कर रहे हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चीज देखिए, ग्रामर नहीं बदलती। ऐसा नहीं कि बैंक की ग्रामर अलग है अंग्रेजी की और डिफेंस की ग्रामर अलग, एसएससी की ग्रामर इंग्लिश की अलग है और किसी अन्य एग्जाम की अलग, ऐसा नहीं है। ग्रामर ग्रामर है। सिर्फ अगर एग्जामिनेशन के स्तर के अनुसार से देखा जाए तो सिर्फ उनके इस मतलब लेवल ऑफ का अंतर हो सकता है। कि जैसे मैंने अपने पहले के और लेक्चर्स में भी बताया कि कैट मैट की परीक्षाओं में इंग्लिश काफी टफ होती है, अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता। तो लेकिन और जो नीचे के एग्जाम हैं उनमें उतनी टफ नहीं होती, लेकिन इतनी इजी भी नहीं होती कि जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के लेवल की अंग्रेजी पढ़ के आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लें। उसमें भी बारीकियां चाहिए, ठीक है। तो मैं इन्हीं बारीकियों को समझाने के लिए आपके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको हूं। तो देखिए, अब आगे देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में ऑल ऑफ हिज टाइम, अगर ये बार होगा तो टाइम्स हो जाएगा, कितनी बार, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में कहना चाहता है उसका सारा समय। तो अगर समय है तो समय क्या हुआ? ये अनकाउंटेबल हुआ। देखिए एक बात समझ लीजिए, मनी अनकाउंटेबल है, समय टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन इनकी यूनिट्स काउंटेबल हैं। जैसे टाइम की यूनिट्स हैं आवर, तो मेनी आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है। मनी की यूनिट्स, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन मनी की यूनिट्स जो है काउंटेबल हैं। जैसे मनी की यूनिट्स है डॉलर, डॉलर्स हो सकता है, रुपी है तो रुपीज हो सकता है। कहने का मतलब ये अनकाउंटेबल है। मनी, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन होता है, मनी को सोचते हैं प्लूरल हो जाएगा। मनी अनकाउंटेबल है तो प्लूरल कैसे हो जाएगा? टाइम समय के अर्थ में अनकाउंटेबल है, उसकी यूनिट्स काउंटेबल है, ठीक है। जहां तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे समय के अर्थ में सिर्फ टाइम्स नहीं होगा, ये टाइम सही है, यानी ऑल ऑफ हिज टाइम मतलब उसका सारा समय। देखिए द पॉपुलेशन ऑफ, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल डिटरमाइनर पे बताए हैं और कुछ नाउन ऑफ नाउन पे मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज, देखिए ऑफ के बाद आया तो ऑफ के बाद कंट्री आया, तो ये तो उसका एडजेक्टिव है। कंट्री कौन सी है? एशियन है, यानी ये उसका एडजेक्टिव है। तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा अगर वो काउंटेबल होगा तो क्या होगा? वो बच्चों वो प्लूरल होगा। तो ये कंट्री ना हो, अगर मान लीजिए इसको एरर बनाना है तो ये भी बना सकता है कि द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्री कर देगा। तो यानी ये नियम वायलेट हो गया कि ऑफ के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। अब वर्ब किसके हिसाब से चलेगी? अब देखिए यहाँ कितना प्रॉब्लम होगी। वर्ब, लड़का क्या करेगा, यहाँ पे तुरंत कंट्रीज देखेगा तो प्लूरल वर्ब लगा देगा, लेकिन वर्ब इसके हिसाब से चलेगी ही नहीं बच्चों। वर्ब किसके हिसाब से चलेगी? क्योंकि फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी वर्ब चलेगी पॉपुलेशन के हिसाब से। और पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या, यानी अनकाउंटेबल नाउन है वो। हाँ, पॉपुलेशन में काफी लोग आते हैं, ये बात अलग है, लेकिन एज ए वो होल यूनिट है, यानी 1 यूनिट है, तो उसके लिए ये क्या होगा? ये सिंगुलर हो गया। तो अब यानी इसके बाद जब भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। जहां तक आपको क्लियर हो गया, यानी वर्ब इसके हिसाब से चलेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने अपने लेक्चर में मशीन बताया था, तो मशीन के कलेक्शन को जब कई मशीनें मिलकर बनाती है तो एक सिस्टम बनाती है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मशीनरी। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर देखा जाए अगर नाउन के हिसाब से, तो मशीनरी क्या है? खुद ही कई मशीन्स का एक कलेक्शन है, तो इसका प्लूरल मशीनरीज नहीं होता। तो यानी ये मशीनरी अगर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो अनकाउंटेबल है। तो लेकिन वर्ब इसके हिसाब से चलेगी भी तो नहीं, वर्ब किसके हिसाब से चलेगी? ए पार्ट ऑफ,
यानी इसके हिसाब से चलेगी। तो यानी इस मशीनरी का क्या देखना है हमको, ए पार्ट यानी एक पार्ट। इस मशीन में कई पार्ट हैं, इस मशीनरी में कई पार्ट हैं, तो उसके किसको देखना है बस हमको, ए पार्ट। यानी वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ए पार्ट यानी एक हिस्सा है या एक कोई पार्ट है, तो उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर होगी। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अब देखिए फैमिली कलेक्टिव नाउन है। अब इसका भी एक अलग अलग नियम है, वो मैं आपको कलेक्टिव नाउन के तहत बताऊंगा कि कब सिंगल की तरह ट्रीट की जाती है, कब ये मैनी के अर्थ में ट्रीट की जाती है, यानी तो ये इसको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ फिलहाल देखिए फैमिली किसका कलेक्शन है, ये कलेक्टिव नाउन है मेंबर्स का, लेकिन यहाँ पर वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से चलेगी, यानी द मेंबर्स। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होगी, और अगर उसके बाद प्रोनाउन आता है तो वो भी प्लूरल होगा। देखिए मैं इसको काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं, चलिए फिर अब आगे इस पे आधारित कुछ वो कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों तैयारी बहुत हाई स्टैंडर्ड की करिए, जिस एग्जाम की कर रहे हैं उसमें कम से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अब देखिए जो मैंने अभी रूल पढ़ाया उसके तुरंत बाद मैं उस पर संबंधित कुछ एरर्स करवा दे रहा हूं, ताकि आपका देखिए क्या होता है, रूल पढ़ने के बाद हमें अगर कुछ उसके एग्जांपल्स कर लें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उसके बाद मान लीजिए और समय समय पे बीच बीच में पेपर का एक कंबाइंड सेट भी कर लेना चाहिए, तो ताकि अगर एक कंबाइंड सेट कर लेंगे तो हमने अभी तक जितने नियम पढ़े हैं तो ये देख लेंगे कि हमारा वो नियम हमको याद हुआ भी है, या हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम उस पर एरर पकड़ पा रहे हैं या नहीं। और एरर्स आप तभी पकड़ पाएंगे जब उन नियमों पर आधारित आप कई एग्जाम्पल्स लगाएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो मेरा बताया हुआ एग्जाम्पल है, द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज में। देखिए अभी किसके हिसाब से चलेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा। तो यानी अगर यहाँ पर आर होता, मान लीजिए अभी तो यहाँ है नहीं, अगर यहाँ पर आर होता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर ये कि किसके हिसाब से चलना चाहिए, ये पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा। यानी इसका मेन सब्जेक्ट जो हुआ वो मेन सब्जेक्ट ये है, इसका पॉपुलेशन इसका मेन सब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट को एग्री करेगी। तो मेन सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। तो कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन कंट्रीज इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बहुत ही तेजी से कोई चीज बढ़ रही है। जैसे द पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका अर्थ हो गया कि बहुत तेजी से गरीबी बढ़ रही है। लीप्स एंड बाउंड को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसको भी फ्रेजेस के अर्थ में कभी कभी पूछता है। लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है एनीथिंग दैट इंक्रीजेस या स्प्रेड्स वेरी क्विकली। ठीक है, तो यानी अगर हम जिस नियम के तहत पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से चूंकि सब्जेक्ट ये है तो वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यानी कोई एरर नहीं है, यानी हमारा ये पार्ट होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्कर। अब देखिए आप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसके हिसाब से आप जानते हैं कि वर्क जो है वो वर्क अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर वर्क रचनाओं के अर्थ में आ जाए, क्रिएशंस के अर्थ में आ जाए, रचना जैसे शेक्सपियर की रचनाएं अगर क्रिएशन के अर्थ में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन काम के अर्थ में ये वर्क्स नहीं होगा। लेकिन यहां पर वर्क नहीं आया, वर्कर आया, तो आप जानते हैं कि ये भले ही अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये वर्कर तो काउंटेबल है, क्योंकि हम एक कर्मचारी या एक कामगार व्यक्ति तो हम काम करने वालों को तो गिन सकते हैं ना। तो यानी ये कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। तो अब देखिए किसके बाद आया है, ये मोस्ट के बाद आया है, यानी ऑफ के बाद, सॉरी ऑफ के बाद आया है। तो ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए बच्चों, ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए। यानी इसका अर्थ होना चाहिए मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से अधिकांशतः यानी ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द कंपनी वेयर। अब देखिए चूंकि वर्कर्स में से ज्यादा हिस्सा है तो इसका मतलब ये हुआ कई वर्कर्स हैं, उसका कुछ ये यानी प्लूरल सेंस दे रहा है। यानी ये पार्ट की, अच्छा मान लीजिए जैसे 10 वर्कर हैं उसमें से 7 वर्कर, तो ये मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हो गया ना। तो यानी ये प्लूरल सेंस दे रहा है, और यहां पर ये प्लूरल सेंस दे रहा है तो वर्ब देखिए वर है, यानी ये सही है, ये सही है। लेकिन यहां पर एरर हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द कंपनी वेयर ऑन स्ट्राइक, यानी हड़ताल पर थे।
अगेंस्ट द मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के खिलाफ। तो यानी एरर हमारा किस पार्ट में है? एरर हमारा ए पार्ट में, यानी यहां गलती हो गई, ठीक है, यहां पर गलत है। आइदर ऑफ दीज टू थ्योरीज, अब देखिए ऑफ के बाद फिर एक ना हम इस वही देखेंगे, तो ऑफ के बाद देखिए ये डिटरमाइनर है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो यानी ये नाउन है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये काउंटेबल है कि नहीं। तो आप जानते हैं एक थियरी, दो थियरी, कई सिद्धांत तो हो सकते, ये तो काउंटेबल है। तो यानी ऑफ के बाद एक काउंटेबल नाउन आया तो ये प्लूरल है, यानी यहां सही है। अब आगे देख लेते हैं, आइदर है तो दो में से कोई भी एक, यानी इसका ये जो डिटरमाइनर है ये क्या बता रहा है? दो में से कोई भी सकारात्मक अर्थ में एक, यानी ये सेंस किसका दे रहा है? वन का। तो वन का अगर सेंस दे रहा है तो ये सिंगुलर हुआ, तो अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहां देखिए वर्ब क्या है? ये मॉडल वर्ब से जुड़ी है, तो यहां पर मॉडल वर्ब में यह कैन का कोई सिंगुलर तो होगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आइदर ऑफ दीज टू थ्योरीज कैन बी अप्लाइड। अगर देखा जाए तो यहां पर नाउन की मिस्टेक है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो वर्ब अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल तो है नहीं कि उसमें हम बाइफरकेट कर लें। तो आइदर ऑफ दीज टू, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब से गवर्नड है, तो आइदर ऑफ दीज टू थ्योरीज कैन बी अप्लाइड, इन दोनों सिद्धांतों में से कोई भी एक क्या किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है इन दिस साइंटिफिक फिनोमिनन। देखिए यहां पे भी कोई गलती नहीं, क्योंकि दिस क्या है? दिस सिंगुलर बताता है। साइंटिफिक आप जानते हैं वैज्ञानिक, और फिनोमिनन माने कोई भी प्राकृतिक घटना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर फिनोमिना करता, फिनोमिना, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको दीज साइंटिफिक फिनोमिना करते तब, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एरर है नहीं, क्योंकि ये दिस डिटरमाइनर सिंगुलर है, तो उसने जो नाउन इस्तेमाल किया है वो नाउन भी क्या है? ये सिंगुलर। आप जानते हैं कि ये लैटिन का बना हुआ है, इसका प्लूरल फिनोमिना होता है, यानी कई, अगर ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने, अगर आपको देखना हो तो इससे पूर्व जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए ध्यान से। मैंने बताया है कि फिनोमिनन सिंगुलर होता है क्योंकि एक लैटिन से लिया गया है, और इसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़ा होता है लंबाई में, इसमें लेटर्स ज्यादा होते हैं, वो सिंगुलर होता है। तो फिनोमिनन माने होता है कोई भी एक प्राकृतिक घटना, और फिनोमिना माने कई प्राकृतिक घटना। देखिए आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ज्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे चौथा एग्जाम्पल ये कह रहा है ऑल ऑफ द, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग टाइपिस्ट की गलती हुई है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये वास्तव में ये वर्ड है फार्मर, यानी यहाँ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्मर वर्ड है, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो एडिटिंग में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में सही है। ऑल ऑफ द फार्मर्स लैंड्स बोल गया, और अभी मेरे आपने लेक्चर में ध्यान से सुना होगा कि लैंड जो है अनकाउंटेबल, हम पीसेस ऑफ लैंड तो बोल सकते हैं लेकिन लैंड्स नहीं बोल सकते। तो यानी कि अगर जैसा कि मेरे लेक्चर के हिसाब से आप देखें तो ऑल ऑफ द फार्मर लैंड्स ना होके लैंड होगा, ठीक, यानी इस पार्ट में, बी पार्ट में मिस्टेक हो गया। ऑल ऑफ द फार्मर्स लैंड, यानी कि जो कृषक का या किसान का जितना भी, जितना मतलब सभी खेत क्या था? अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अब देखिए यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए वर्ब कैसी आएगी? बाद में जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। तो जो किसान का सारा खेत या सारी जमीन जो थी, जो नदी के किनारे वॉज, तो देखिए उसने वर नहीं बनाया। अगर यहाँ पे वर कर देता तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर ही है। और वॉज फर्टाइल, यानी वो उपजाऊ थी, प्रोडक्टिव थी, ठीक है, वो यील्डिंग थी, प्रोडक्टिव थी, फर्टाइल थी, यानी उत्पादक थी। सम, अगला एग्जांपल देखते हैं, सम पार्ट्स ऑफ दिस मशीनरी, देखिए फिर आया सम पार्ट्स ऑफ दिस मशीनरी। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है, तो ये अनकाउंटेबल है। तो अब हमको इस किसके हिसाब से देखना पड़ेगा? यहाँ पे देख रहे हैं, तो सम पार्ट्स ऑफ दिस मशीनरी इज डिफेक्टेड। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? इस मशीनरी के कुछ पार्ट्स, इस मशीनरी के कुछ पार्ट्स, यानी किसके हिसाब से चलेगा? हम वो चलेगा यहाँ इसके हिसाब से, क्योंकि ये नाउन हुआ, ये नाउन है, और ये देखिए ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है,
क्या है ये, इसका एडजेक्टिव है। तो अब हमने देखा कि ये नाउन ऑफ नाउन है, डिटरमाइनर ऑफ नाउन नहीं है। डिटरमाइनर अगर होता तो सम ऑफ दिस होता, सम ऑफ, लेकिन यहां पर ये नाउन हो गया, ये उसका डिटरमाइनर हो गया, तो ये वास्तव में है नाउन ऑफ नाउन। तो मैंने जैसा कि अपने नियम में बताया, नाउन ऑफ नाउन में किसके हिसाब से वर्ब चलती है, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। तो यानी अगर फर्स्ट पार्ट इसका बोल रहा है कि इस मशीनरी के कई हिस्से यानी कई अवयव या कई अंग या कई पार्ट क्या है, डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड माने कुछ उनमें गड़बड़ी है। तो यानी यहां पर सब्जेक्ट ये है, मेन सब्जेक्ट ये है, और मेन सब्जेक्ट क्या सेंस दे रहा है, वो मेन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यानी ऑफ के पहले प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या होना चाहिए, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। तो यानी सम पार्ट्स ऑफ दिस मशीनरी आर होगा। ठीक, अगर यहां पर ये नाउन नहीं होता, सम ऑफ होता मान लीजिए, तब फिर वो अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी क्या होती, अनकाउंटेबल होती, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर उसने क्या कर दिया, यहां पे नाउन ऑफ नाउन दे के बनाया है। ठीक, तो इस मशीनरी के कुछ पार्ट्स जो है डिफेक्टिव हैं। सो अब देखिए यहां पर दे आया, तो यानी दे भी सही है क्योंकि पार्ट्स हैं, ये इसके लिए आ रहा है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन सब्जेक्ट ये है, सम पार्ट्स, ये इसका मेन सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से वर्ब भी चलेगी, इसी के हिसाब से प्रोनाउन भी चलेगा। तो यहाँ पर एरर वैसे हम पकड़ चुके हैं कि सम पार्ट्स ऑफ दिस मशीनरी आर होगा, तो इस मशीनरी के कुछ हिस्से बेकार हैं या डिफेक्टेड हैं, सो दे, अगर मान लीजिए इसको आर कर देता, मान लीजिए उदाहरण के लिए इसको आर कर देता तो, और यहाँ पे इट कर देता तो भी गड़बड़ हो जाता है, जान लीजिए, तब प्रोनाउन का मिस्टेक हो जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। नाउन ऑफ नाउन यानी इसके हिसाब से वर्ब चलेगी, तो यहाँ आर होगा, और इसीलिए वो सारे पार्ट्स यानी दे, ऑल पार्ट्स यानी सम पार्ट्स शुड बी रिप्लेस्ड, यानी उनको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, उनके स्थान पे दूसरे पार्ट्स लगाने पड़ेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो। एनी ऑफ योर पेरेंट, अब देखिए यहां पे अगर आप देखिए नाउन पे बहुत पकड़ होना चाहिए आपकी। पेरेंट आप जानते हैं एक नहीं होता, माता और पिता, तो वास्तव में वो वर्ड है पेरेंट्स, क्योंकि इसमें दोनों लोग होते हैं ना, मदर एंड फादर, तो ये वर्ड वास्तव में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, तो इसमें एस गायब है। तो एनी ऑफ योर पेरेंट्स, तो पहली बात यहाँ नाउन का ही मिस्टेक हो गया, नाउन को गलत रूप में प्रयोग कर लिया इसने, तो यहां पर एरर इस पार्ट में हो गया, यानी आपको एरर मिल चुका है। तो एनी ऑफ योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे दो जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। तो एनी ऑफ योर पेरेंट्स कैन अटेंड द स्कूल फंक्शन टुडे, जो आज स्कूल में फंक्शन होने वाला उनमें से कोई भी एक आ सकता है। ठीक, वन ऑफ द अमेरिकन राइटर, अब देखिए यहां पर ऑफ से फिर जुड़ा है, ऑफ से, देखिए ये आता इतना ज्यादा है परीक्षाओं में, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे पाते, कभी नाउन ऑफ नाउन, कभी डिटरमाइनर ऑफ नाउन, कभी वर्ब के साथ, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तमाम रूप हैं इसके पूछने के, या कभी ऐसे नहीं पूछा तो फिर यहाँ पे प्रोनाउन में आ गया, इसके पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं एरर बनाने के। तो देखिए वन ऑफ द अमेरिकन, अब ऑफ के बाद आया ये नाउन है, ये वास्तव में नाउन, मेन नाउन ये है, और यहां पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, अमेरिका से बना हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव है, वास्तव में ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे शेक्सपियर से बना शेक्सपियरियन, इटली से बना इटालियन, बर्मा से बना बर्मीज, तो इंडिया से बना इंडियन, तो अमेरिका से बना अमेरिकन, तो ये वास्तव में ये एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन है। और ये नाउन कैसा नाउन है भाई, ये नाउन है काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है और ऑफ के बाद आया है तो क्या होना चाहिए बच्चों, ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया है तो वो होना चाहिए नियमों के तहत प्लूरल। तो और कई अमेरिकन राइटर्स में से क्या एक, भाई अमेरिका में एक ही राइटर तो है नहीं, तो कई अमेरिकी राइटर हैं, तो उन कई राइटरों में से क्या किया गया है, एक। अब देखिए, तो पहली बात तो ये काउंटेबल है, तो इसको यहाँ क्या होना चाहिए, अमेरिकन राइटर्स होना चाहिए था, राइटर्स, लेकिन ये हमको एरर मिल गया है, यानी इस पार्ट में एरर है। अब आगे देख लेते हैं, तो वन ऑफ द अमेरिकन राइटर्स, देखिए हैज बोला, तो हैज किसके हिसाब से चल रहा है, इस यहाँ के नहीं हिसाब से चल रहा है, ये वन के हिसाब से चल रहा है। कई अमेरिकन राइटर्स में से एक क्या है, एक को हैज बीन सेलेक्टेड, यानी एक को चुना है, तो इसलिए वन के हिसाब से क्या लगा, वन इसका एक तरह से डिटरमाइनर है। ठीक, वन ऑफ, तो वन ऑफ हैज बीन, यानी वन हैज बीन,
वन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर बाय द नोबेल कमिटी, यानी नोबेल कमिटी ने उसको चुना है नोबेल प्राइज किसके लिए, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी साहित्य के नोबेल अवार्ड के लिए। देखिए आप बहुत डीप में पढ़िए, अगर डीप में पढ़ेंगे तभी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे, समझिए आप इस बात को। छिछला पढ़ के कभी नहीं है एग्जामिनेशन। और अब कहना तो नहीं चाहिए लोग, देखिए ज्यादातर टीचर उतना डीप में बताना ही नहीं चाहते, और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इतना डीप में पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो पता है टीचर को, वो जानता है कि अगर लड़के को हम ज्यादा डीप में बताएंगे तो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे जो वास्तव में अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल के प्रति जो एकदम सजग हैं, जो गोल ओरिएंटेड हैं, यानी जिनको अपने गोल लक्ष्य का पता है, वो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, जो उनको अच्छा मैटर मिलेगा वो उसका प्रयोग करेंगे। और मेरा यही प्रयास है कि मैं जितना बेस्ट आपको मैटर दे सकता हूं, जो कि हर अंग्रेजी की परीक्षा में क्या हो जाए, काम आ जाए, उस पर आधारित क्वेश्चंस आ जाएं ताकि आपका आसान हो जाए। चलिए उसके तहत आगे हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच ऑफ द कमांडोज, देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद ये नाउन है, तो कमांडोज नहीं बिगाड़ा उसने। और कमांडोज आप जानते हैं, एक कमांडो, दो कमांडो, यानी आप गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल है, तो यानी उसने प्लूरल बनाया है। तो ईच ऑफ द, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, वर्ब चलेगी इसके हिसाब से ईच, और ईच बताता है एक, कोई भी एक। तो ईच ऑफ द कमांडोज इन द सिक्योरिटी, देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा बनाना चाह रहा हो, ईच ऑफ द कमांडोज इन द सिक्योरिटी, सुरक्षा में जो लगा है प्रधानमंत्री के। और देखिए यहाँ पे इतनी दूर जाके उसने आर बोला, तो सोचिए कि आप यहां तक देख ही नहीं पाएंगे वहां, अरे इस सब्जेक्ट का, यानी इस वास्तव में वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, ईच के हिसाब से चलेगी वर्ब। अब लेकिन वो उसकी दूरी देखिए जरा कितनी दूर है, तो वहां तक लड़का भूल जाता है। तो उसको अब समझना चाहिए कि हमको वर्ब किससे एग्री करेगी, ईच से, और ईच सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए बच्चों, वर्ब होगी यहाँ पर आर न होके ईज, यानी कि जितने भी कमांडोज जो लगे हैं सिक्योरिटी में, सुरक्षा में प्रधानमंत्री के, उनमें से हर एक क्या है, इक्वल टू मैनी सोल्जर्स, वो कई सिपाहियों के बराबर है। द टेररिस्ट कैंप बेस, अब देखिए ऑफ, देखिए अब फिर देखिए यहाँ पर ये नाउन है, एक कंट्री का नाम है, ये कैंप बेस। अब देखिए यहाँ पे मेन नाउन क्या हुआ, ये कंपाउंड नाउन है। और कैसा कंपाउंड नाउन, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, कैसा कंपाउंड नाउन है ये, क्या क्लोज्ड है, क्या वन वर्ड है, नहीं ये वन वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके बीच में गैप दिख रहे हैं। तो अगर एक गैप है तो इसका मतलब ये ओपन स्पेस्ड है, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर इसके बीच में ऐसे हाइफन लगे होते हैं तो क्या हो जाता, वो हाइफनेटेड हो जाता। चलिए वो आप मैं आपको बता चुका हूं, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नाउन ऑफ नाउन है, यानी बेस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का कौन सा बेस तोड़ा है, तो बेस है टेररिस्ट कैंप बेस। तो यानी अब ये सब पार्ट क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसका काम कर रहे हैं, ये सब पार्ट क्या कर रहे हैं, क्वालिफायर्स हैं। ये कहीं ना कहीं किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये सब क्वालिफायर्स हैं किसके, बेस के। बेस बता रहा है कि बेस कैसा है, वो आतंकवादी कैंप बेस है, ठीक है। तो यानी अब हमारा देखिए, यानी वर्ब किसके हिसाब से चलनी चाहिए, वर्ब चलनी चाहिए इसके हिसाब से, बेस के अनुसार। तो जो हमारा जो टेररिस्ट कई बेसिस तो नहीं उड़ाए हैं, तो कहना है वो चाह रहा है कि द टेररिस्ट कैंप बेस ऑफ पाकिस्तान, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैव की हैज, यहाँ पर होगा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द इंडियन आर्मी। आप समझ गए अर्थ क्या है। द न्यू मैरिड कपल, अच्छा ये बताइए कपल में कितने लोग होते हैं, कपल यानी शादीशुदा जोड़ा होता है। और साइंस की दृष्टि से भी अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, तो कपल माने युग्म होता है। तो युग्म वो कौन सा युग्म होता है, जो दो पैरेलल फोर्सेस का होता है युग्म। तो ठीक है, तो लेकिन वहां यहाँ पे फैमिली में कोई बल युग्म में तो आएगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है अर्थ किसका है, यहाँ पे अर्थ है, सेंस है कपल यानी मैरिड कपल का, तो यानी शादीशुदा जोड़ा का। तो शादीशुदा जोड़े में कितने लोग होते हैं, शादीशुदा जोड़े में कम से कम एक वर और वधु यानी दो हो गए। तो कहने का मतलब अब देखिए, यानी ये इसका मेन नाउन है, तो यानी बाकी सब मैरिड, न्यू, द, ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है, ये सब क्वालिफायर्स हैं। जिस दिन आप ये सब बातें समझने लग जाएंगे, आपका एरर पकड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो द ये अब देखिए,
अब हमको वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, कपल, लेकिन लड़का फिर फंस जाता है यहाँ पे। लड़का ऐसे फंस जाता है कि वो ये देखता है कि कपल, इसमें तो ऐसा लगा ही नहीं, यानी सिंगुलर है। अब देखिए ऑफ के बाद वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, फैमिली के हिसाब से चलेगी क्या, नहीं। और ये जो ऑफ की जो पहले नाउन होगा, जो फर्स्ट पार्ट होता है, चाहे फर्स्ट जो डिटरमाइनर होगा, ऑफ के पहले का नाउन या डिटरमाइनर के हिसाब से वर्ब चलती है। तो यहाँ पे कपल बता रहा है, यानी दो शादीशुदा वर वधु हैं, तो द न्यूली मैरिड या न्यू मैरिड कपल ऑफ द फैमिली, जो परिवार का जो न्यू मैरिड कपल था, तो वो क्या है, वॉज होना चाहिए ना, क्योंकि वॉज होगा कि वेयर, आप खुद सोचिए। कपल भले दो हैं, वर और वर वधु, ठीक, लेकिन अब हम उसको लेंगे कैसे, एक यूनिट की तरह लेंगे, वर वधु एक यूनिट की तरह काम करेगा। तो द न्यू मैरिड कपल ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा वॉस, क्योंकि वो यूनिट। देखिए मैंने यही आपको समझाना चाहता हूं मैं, कि आप सेंस पकड़िए नाउन का सेंस क्या कर रहा है, मैरिड कपल को एक साथ ले रहा है वो। तो मैरिड कपल एक शादीशुदा जोड़ा है ना, देखिए अच्छा, ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, शादीशुदा जोड़ा है ना, जोड़ा कि जोड़े, अगर वो जोड़े होते, अगर कई जोड़े होते शादीशुदा, मान लीजिए एक ऐसा कोई जगह है आयोजन जहां कई शादीशुदा जोड़े आए हों, तो वो बात फिर प्लूरल हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, एक जोड़े की बात कर रहा है, सिर्फ एक जोड़ा है जिसको कि मेन सब्जेक्ट बना रहा है, तो वर्ब क्या लगेगी, वर्ब लगेगी वॉस। तो द न्यू मैरिड कपल ऑफ द फैमिली वॉस होगा, यानी इस पार्ट में मिस्टेक। वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी, यानी वो उस पार्टी का, वो कपल जो था वो अट्रैक्शन का सेंटर था। आप जानते हैं जब शादी फंक्शन होता है तो जो सारा फोकस कहाँ पे रहता है, जो न्यू मैरिड कपल है उसी पर होता है, ठीक है। कराए कम से कम, लेकिन आपको क्या लगता है कि 10 एग्जाम्पल करके आपका उस नियम प्रबल हो गया क्या, नहीं। अब और एग्जाम्पल ढूंढिए और पेपर सेट करिए और उस नियम को देखिए कि वो कहीं आया है। अब देखिए इसमें एक और भी पूछता है अक्सर, इसको भी काफी पूछता है। अब देखिए इतने नियम है, कौन सा नियम आ जाएगा, लेकिन हमको तो हर नियम तैयार करना ना, कि जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए इसको भी कभी कभी बहुत पूछता है, क्या करेगा, नाम में ऐसा लगे जैसे आपने सुना होगा आर्किमिडीज, तो उसके नाम में ऐसे हैं, सोक्रेटिस उसके नाम में ऐसे, पोलोनियस उसके नाम में ऐसे, तो ऐसे जैसे चार्ल्स हैं, तो ऐसे बहुत से नाम होते हैं नाउन के जिसमें एस लगा होता है। अच्छा बताइए, नाउन के नाम में अगर एस लगा है, किसी व्यक्ति के नाम में एस लगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा क्या, आप खुद समझ सकते हैं वो प्लूरल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म के नाम में प्लूरल लगा, जैसे आप एक फिल्म आई थी आमिर खान की 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स, अगर हम व्यक्तियों की 3 इडियट्स 3 बेवकूफों की बात करेंगे तब तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन अगर हम 3 इडियट फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म तो एक ही है ना, तो वास्तव में वो 3 इडियट फिल्म क्या हो गई, वो एक फिल्म है। ऐसे बुकों के नाम पे भी बहुत आता है, किताबों के नाम पे आप जानते हैं, ऐसी कई किताबों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, जैसे 3 मस्कीटियर्स, एक होती 3 नकाबपोश, जो कि वो अलेक्जेंडर ड्यूमास ने लिखी है, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमास ने लिखी है। उसी तरह से आपने अगर बचपन में कहीं कहानी पढ़ी हो गुलिवर्स ट्रेवल की, कि गुलिवर एक ऐसे द्वीप में चला जाता है, वो कई तरह की उसमें कहानियां हैं। एक बार ऐसे द्वीप में चला जाता है जहां बहुत छोटे बौने बौने लोग रहते हैं, एक बार ऐसी जगह चला जाता है जहां बहुत जायंट लोग रहते हैं। वो कहानी बड़ी, वैसे वास्तविक वो कहानी नहीं है, वास्तव में एक फैंटेसी कहानी है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन वो कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको लोग काफी मतलब मन से पढ़ते हैं। तो अब आप ये जानिए, तो क्या अगर वो बुक का नाम मान लीजिए गुलिवर्स ट्रेवल्स है, मतलब गुलिवर की यात्राएं, तो यात्राएं तो वो, लेकिन एक बुक का नाम है ना। तो जैसे एक चार्ल्स डिकेंस का, देखिए संजोग की बात है कि उसका राइटर भी, उसका नाम भी में भी ऐसे, मान लीजिए चार्ल्स डिकेंस, ये भी एक अमेरिकन राइटर का नाम है। तो अब ये नाम में ही देखिए चार्ल्स डिकेंस है, ये नाम में अगर ऐसा लगा तो ये प्लूरल हो जाएगा क्या। देखिए आप हमेशा नाउन, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नाउन के फॉर्म पे मत जाइए भैया, नाउन के फॉर्म पे नहीं जाना है, इस पर नहीं जाना है, किस पर जाना है हमको, इसके सेंस पर। और ये सेंस क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो यानी सिंगुलर है। उसी तरह से जब चाहे वो कोई मूवी, जैसे कभी हॉलीवुड की एक मूवी आई थी एवेंजर्स, तो एवेंजर्स लगा है उसमें,
तो क्या वो प्लूरल हो जाएगा क्या? अगर मूवी के रेफरेंस में बात करेंगे, मूवी के अर्थ में बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। तो ये नियम भी आपसे पूछता है, कुछ फिल्मों के नाम, कुछ किताबों के नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम पे इसको क्वेश्चंस को सेट करता है। तो आपको देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, और अब जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं कि हूबहू यही एग्जाम्पल आए, ठीक है, लेकिन इसी को आधार बनाकर यानी नियम को प्रयोग करके और एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। हो सकता है मैंने इसमें कुछ जिस किताबों के नाम लिखे हैं उसके अलावा कोई और किताब का वो नाम लिख, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक किताब का नाम है तो वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर है, अगर वो किसी फिल्म का नाम है तो वो सिंगुलर है, भले ही उसमें एस क्यों ना लगा हो, यानी उसके मेन सेंस पर जाएंगे। तो अभी दूसरा नहीं, यानी रूल हमारे अध्ययन के 10वें रूल में ये मतलब हुआ कि सम नेम्स ऑफ पर्संस, प्लेसेस, बुक्स, फिल्म एटसेट्रा कैन हैव एस, हो सकता है कि उनमें एस दिखाई दे रहा है, इन देयर नेम्स, अपने उनके नाम में एस हो, सो दे अपीयर, देखिए अपीयर माने प्रतीत, आपको प्रतीत होगा कि वो क्या है, आपको प्रतीत होगा कि वो प्लूरल है। दे अपीयर्स टू बी इन प्लूरल फॉर्म्स, देखिए फॉर्म्स बोल रहा है, वो प्लूरल फॉर्म में लग रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, यानी लेकिन ऐसे लग रहे हैं ना, है नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट, वास्तव में वो प्लूरल है नहीं, बिकॉज दे नेम ए, क्योंकि उनका नाम क्या है, एक सिंगल आइडेंटिटी को बताते हैं, एक यूनिट को बताते हैं किसी चीज को, एक फिल्म, एक बुक, एक व्यक्ति, यानी वो सिंगल आइडेंटिटी को बताते हैं, इसलिए उनका सेंस क्या है, उनका सेंस है सिंगुलर। तो अगर वो सिंगुलर है तो फिर उसके बाद अब आप तो जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम, आप समझ ही सकते हैं कि अगर अब वो सिंगुलर हो गए तो उनके लिए जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर और उनके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर। तो चूंकि अगर वो एक व्यक्ति का नाम है, एक फिल्म का नाम है, इस तरह के, या एक किसी भी बुक का नाम है, तो दे आर सिंगुलर एंड सो दे आर सिंगुलर, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस आफ्टर देम। इसकी व्याख्या मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल जो लोकप्रिय एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको मतलब अब ये अब कोई जरूरी तो है नहीं कि यही आए। अब जैसे मैंने वेस्ट इंडीज का नाम लिया, कोई जरूरी है वेस्ट इंडीज का ही वो पूछेगा, हो सकता है वो ब्रुसेल्स का पूछे, देखिए ब्रुसेल्स तो मेरे एग्जाम्पल में भी नहीं है कहीं, तो कहने का मतलब ये मैंने बारबाडोस का नाम लिया, ये भी एक जगह का नाम है, लाओस का नाम लिया, ये एक जगह का नाम है, तो लेकिन हो सकता है कि वो आपको किसी और जगह का नाम ऐसा ले दे जिसमें एस लगा हो, तो आपको समझना है कि वो एक है कि अनेक। आपने अगर जूलियस सीजर पढ़ा है तो जूलियस सीजर का जो एक करेक्टर है ब्रूटस, तो ये ब्रूटस एक करेक्टर है, एक करेक्टर है उसका, एक व्यक्ति का नाम है ये, और देखिए अक्सर रोमन नेम में एस एस लगा रहता है, तो जैसे जूलियस में खुद ही लगा है, जूलियस में लगा है, तो ब्रूटस ये एक नाम है व्यक्ति का, इस नाम को मैं बता ही चुका हूं। सोक्रेटिस अगर है तो इसको आपने हिंदी में सुना होगा सुकरात ना, सुकरात एक क्या था, फिलोसफर था, ये ग्रीक फिलोसफर यानी यूनानी दार्शनिक है, और इसने काफी दर्शन शास्त्र में काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति का नाम है। वेस्ट इंडीज आप अगर क्रिकेट देखते हो तो अक्सर इस नाम से परिचित होंगे, एक वेस्ट इंडीज एक देश का नाम है, बारबाडोस भी एक जगह का नाम है, लाओस भी एक जगह का नाम है, मालदीव्स इसको भी आपने अक्सर सुना होगा, भारत के पास का है, तो मालदीव्स ये भी एक जगह का नाम है। अब लेकिन देखिए ये व्यक्तियों के नाम कुछ एग्जाम्पल में दे दिए, कुछ जगहों के नाम मैंने एग्जाम्पल में दिए। अब देखिए ये किताबों के नाम है, अरेबियन नाइट्स, ये जो अरब में जो प्रचलित कहानियां हैं, अरब साहित्य में जो प्रचलित कहानियां उनका एक कलेक्शन है अरेबियन नाइट्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये क्या है, गुलिवर की यात्राएं, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये एक अभी प्लूरल नहीं हो जाएगा, ये एज ए वन बुक है, ये एज ए वन बुक, तो हम इसको बुक के सेंस में लेंगे तो वो सिंगुलर है, एक नाम है बुक का, क्या वही एग्जांपल मैंने आपको बताया था थ्री मस्कीटियर्स, ये एक अलेक्जेंडर ड्यूमस का एक नॉवेल है, ठीक, उपन्यास है। एवेंजर्स एक फिल्म का नाम है, थ्री इडियट्स, अब हो सकता है देखिए अब उस रेफरेंस में मान लीजिए उसका फिल्म का नाम ना प्रयोग करके हो सकता है तीन बेवकूफों के बारे में बता रहा हूं, तब फिर बात बदल जाएगी। लेकिन अगर वो फिल्म के सेंस में अगर बता रहा है तो ये फिल्म के सेंस में क्या रहेगा बच्चों, ये फिल्म के सेंस में हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आप अपना समझ सकते हैं कि अगर सिंगुलर है सेंस में तो प्लूरल वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, उनके बाद प्रोनाउन भी कैसे लगेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये आसान नियम है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा हमको व्याख्या करनी पड़े। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम
चाहे कोई वस्तु का नाम, चाहे कोई किसी भी चीज का नाम में अगर एस लगाओ, लेकिन वो सेंस में सिंगुलर यानी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, या एक कुछ भी, एक जगह को, एक किताब को, एक मूवी को, लेकिन वो बता रहा हो एक आइडेंटिटी को, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और उससे संबंधित प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब देखिए आज का रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है। ये परीक्षाओं में ये थोड़ा सा इस पे भी आप ध्यान दीजिए, इस पे भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको बच्चे समझ ही नहीं पाते पहली बात। लेकिन मैं आपको यहाँ प्रयास करूंगा कि मैं इसको समझा पाऊं आपको, इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास सफल भी होगा, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें देखिए क्या है ना कि इसको कई तरीके से पूछता है, और यकीन मानिए और सच बता रहा हूं मैं, आप खुद आज जाइए किसी से पूछ दीजिए तो कई लोग गलत जवाब दे देंगे। अब अगर आपको आप पूछ के देख लीजिए कई लोगों से 1 1.5 डे होगा कि 1.5 डेज होगा, जरा पूछ के देखिएगा आज, तो आपको अधिकांशतः लोग ये बोलेंगे कि 1.5 डे होगा, क्योंकि हम बोलचाल में अक्सर बोल देते हैं 1.5 आवर, 1.5 डे। वास्तव में देखिए अगर ग्रामर की दृष्टि से आप देखें, अब आप खुद सोचिए ये एंड से जुड़ा है, तो एक तो ये पहले ही हो चुका है, 1 है, एक तो पहले ही हो चुका ना। अब आप जानते हैं एंड से कुछ और जुड़ रहा है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है वो एक से क्या है, ज्यादा है। इसको आप सेंस से भी समझ सकते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो 1.5 क्या होगा, वो डे ना हो के क्या होगा, डेज होगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये समझ लीजिए। तो दूसरा नियम देखिए, जहां हमारी गलतियां होंगी, जहां हम नहीं जानते हैं, वही उन्हीं को बेस बना के एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो अब देखिए इसको बोलने के लिखने के कई तरीके होते हैं, और मैं आज आपको वो सारे तरीके बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये नियम ये कहता है कि प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिकल एंड फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस माने आप जानते हैं भिन्न, यानी पार्ट में हो, होल ना हो, तो अगर कोई चीज न्यूमेरिकल आई है और फ्रैक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई एंड फ्रैक्शंस आ गया, समझ ना, 2.5, 2 1/3, बात समझ ना, 2 1/3। तो कहने का मतलब कि यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आए और उसके बाद क्या आ जाए, एक फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाए, या फ्रैक्शंस ना आए तो एक यार डेसिमल आ जाए। तो डेसिमल भी तो आप जानते हैं फ्रैक्शन ही हुआ। अगर मान लीजिए हमने किसी को कहा 2.5, तो 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5, यही तो हुआ, यही तो हुआ। अब देखिए 2 इसमें क्या है, 2.5 का मतलब 2.5, तो ये क्या हुआ आपका, ये होल हो गया, और ये वास्तव में आपका क्या है, ये वैल्यू जो हुई आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई कि नहीं भैया, हो गई ना। तो कहने का मतलब ये 2.5 का मतलब 2.5 हो गया। देखिए अब चाहे डेसिमल ओवर हो यानी डेसिमल रिमेनिंग हो, यानी पहले तो क्या हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वास्तव में ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये क्या हुआ उसका डेसिमल ओवर। डेसिमल ओवर का मतलब एक न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आए और उसके बाद कोई डेसिमल आ जाए, या डेसिमल ना आए तो उसके बाद क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कहना मैं जो चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3/1/3 कहा, तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3.333, ऐसे आप जानते हैं इसको, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो वास्तव में क्या है, अब चाहे इसको हम कहें एक, देखिए अब इसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड क्या है, जुड़ा है ना, एंड क्या है 1/3, तो 1/3 क्या हुआ, वास्तव में 1/3 तो फ्रैक्शन ही हुआ ना, 3 में से एक हिस्सा ये फ्रैक्शन है। या इसको हम चाहें तो T3.333 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एंड आए और उसके बाद एक फ्रैक्शन आ जाए, चाहे डेसिमल में बात कही गई हो, तो वर्ब हमेशा क्या लगेगी, आप देखिए समझ लीजिए, क्योंकि एक पार्ट तो हो चुका पूरा, अब उसके बाद कुछ और जुड़ रहा है, तो यानी एक से ज्यादा सेंस दे रहा है। तो जब एक से ज्यादा सेंस देगा तो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। अब अगर वो प्लूरल हुआ तो देखिए अब सब्जेक्ट क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नाउन सारी। अच्छा एक और बात भी है, अब आप क्या, अच्छा ये बताइए, आप ये कहेंगे क्या 2.5 किलो, ये कहेंगे क्या, ये नहीं कह सकते आप, 2.5 किलोज होगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मेन बात ये समझिए, क्योंकि ये एक नहीं है। हाँ अगर ये होता 1, अगर ये 1 होता तो क्या होता, 1 होता तो 1 किलो होता, 1 किलो होता। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई न्यूमेरिकल हो वैल्यू हो, उसके बाद पॉइंट लग के कुछ आ रहा हो, या उसके बाद कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही हो, तो इसका मतलब दैट मीन्स इट इज मोर देन 1।
देयरफॉर इट विल गिव सेंस ऑफ प्लूरल। तो इसके बाद अगर जो नाउन आएगा, तो जो अगर नाउन आएगा तो दैट नाउन विल ऑलवेज बी क्या, दैट नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल, वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब आपको बताने की जरूरत है कि आगे कि अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी लगेगी भाई, वर्ब लगेगी प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल लगेगी तो बाकी आप समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता है इस टाइप को। जैसे 2/3 कर दिया, अब आगे तो कोई नाउन नहीं दिया ना इसने, अब आगे कुछ तो दिया नहीं फिलहाल, तो अभी यहां तक हम क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि अब ये नाउन की तरह होगा और ये नाउन है और ये उसका डिटरमाइनर। तो ये 1/3, देखिए 2/3 किसको कहते हैं, 2/3 कहते हैं जब आपके पास 1/3 + 1/3 यानी 1/3 आपके पास कितनी बार है, 1/3 आपके पास 2 बार है। तो ये वास्तव में 2 बार अगर है तो एक बार ये यानी 2 बार है, तो क्या कहेंगे इसको हम, क्या 2/3 कह देंगे, क्या 2/3 नहीं कह सकते। लेकिन अब मान लीजिए हम और आगे बढ़ गए, मान लीजिए हमने कहा 2/3 मान लीजिए ऑफ लैंड, ऐसे बोला हमने। अब समझिए यानी किसी जमीन का 2/3, तो आप जरा समझिए, फिर वो नियम पे जाइए, ये नाउन ऑफ नाउन, तो ये नाउन ऑफ नाउन है वास्तव में। तो अब देखिए ये नाउन होना चाहिए ना, डिटरमाइनर तो है नहीं है, तो अगर ये है उसका डिटरमाइनर, तो यानी ये नाउन है, और ये नाउन कितनी बार है, ये नाउन है 2 बार यानी 2 बार है, तो वास्तव में होना चाहिए 2/3 नहीं होगा, ये 2/3 होगा, तब जाके ये सही होगा। समझिए, तो जैसे 2/3 है, 3/4 है यानी 1/4 1/4 1/4 3 बार यानी 3/4 है 2.5 आवर्स। अब देखिए इसको अक्सर लोग बोल देते हैं 2.5 आवर बोलते हैं, लेकिन वास्तव में समझिए कि ये 2 है और 2 के बाद आधा घंटा और जुड़ गया यानी प्लूरल हो गया। अच्छा, इसमें और भी टाइप के एरर बना दिया जाता है, इसको लिखने के और भी रूप हैं, मैं आपको सारे आज रूप बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। देखिए इसलिए मैंने इसको चीज को नोट में लिखा है कि इन दिस रेफरेंस द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स आर प्रीफर्ड। इस रेफरेंस में 2 स्ट्रक्चर हमेशा पसंद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, देखिए एक तो ये है कि आप ये बोल सकते हैं कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, जैसे 2 बोला 2, ठीक। अब हमने बोला कि 2 किलो एंड ए हाफ, ऐसे बोला, मान लीजिए अगर ऐसे बोला हमने 2 किलो एंड ए हाफ, देखिए उसके बाद नाउन नहीं है, उसके बाद नाउन नहीं है, तो देखिए अगर उसको एरर बनाना होगा तो कैसे बना सकता है। 2, पहली बात तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने सही लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड से जोड़ा, तो ये इसका मतलब ये नाउन होना चाहिए, और ये कितनी बार है नाउन, 2 बार, तो ये 2 किलो नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव जो आया, तो इसके बाद जो नाउन अगर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल अगर ये 2 है, हाँ 1 अगर आया तो 1 किलो होगा, ये बात तो सही है। लेकिन अगर उस 1 के अतिरिक्त कोई और अगर आया तो उसके बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो 2 किलो ना होगा, क्या होना चाहिए इसको, 2 किलोज होगा, तो 2 किलोज एंड ए हाफ। अब इसको अगर एरर बनाना है तो ऐसे भी तो कर सकता है, 2 किलोज एंड ए हाफ किलो, फिर लिख दिया यहाँ पे लो 2.5 किलो। अब यानी कि यहाँ पर भी 2 किलो और यहाँ पे भी एक आधा किलो, ऐसा ये स्ट्रक्चर गलत माना जाता है, ये नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो इधर कह दो या तो इधर कह दो। एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो एंड ए हाफ बोलो और प्लूरल नाउन को उसके बाद यूज करो, क्योंकि जैसे ये नियम कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो या कोई न्यूमेरिकल के बाद डेसिमल, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद कोई डेसिमल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमेशा क्या लेगा, वो हमेशा प्लूरल नाउन्स लेगा, ठीक है, क्योंकि वो 1.5 यानी और ज्यादा हो गया उससे। तो कहने का मतलब है कि 2 स्ट्रक्चर हैं। अब देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं, एक और ये भी कह सकते हैं कि 2 मतलब यहाँ पे वर्ड में ले सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड ए हाफ। अब यहाँ पे हमने किलो कर दिया तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 2.5 के बाद क्या आना चाहिए, 2.5 के बाद आएगा जो नाउन वो प्लूरल होगा, यानी 2.5 किलो। और इसका कारण मैं आपको स्पष्ट रूप से बहुत व्याख्या के साथ बता चुका हूं बच्चों कि ये चूंकि 2 से में कुछ और जुड़ा है, यानी 2 से ज्यादा है, ठीक। 1 भी अगर माने यहाँ पे हो सकता है 1 भी हो, तो 1 से भी कुछ क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया,
तो 1 से ज्यादा इसका मतलब प्लूरल, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इसमें एक और भी स्ट्रक्चर आ जाते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर उसके बाद वर्ब। तो बाकी चीजें आपको जितना मैंने नियम पढ़ाया उसी के हिसाब से देखना है। लेकिन अभी फिलहाल जो जैसा है कि अगर कोई न्यूमेरिकल के बाद एंड लगा के कोई फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, न्यूमेरिकल लगा के एंड करके बाद कोई डेसिमल वैल्यू पूछे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जैसे यानी इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, तो उसके बाद जब भी नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा। और ऐसा नहीं होगा कि वही नाउन इधर भी एंड के पहले भी इस्तेमाल करो और एंड के बाद भी, वो भी एक एरर ही है, ठीक। अब जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है। वैसे अब इसके क्या कर सकते हैं, हम कुछ वो कर लेते हैं क्वेश्चंस। अगर इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। क्योंकि बिना, भाई देखिए, आपको किसी ने बता दिया कि ऐसे 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 गाड़ी चलाओ, अच्छा, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त भाई उसकी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब आपको स्टीयरिंग व्हील पे, उसने व्हील पे बैठ के बता दिया कि देखो ऐसे गियर लगाते हैं, ऐसे वो करते हैं, तमाम फंक्शन उसके बता दिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तो यानी वही जो प्रैक्टिस आप करिए, मैंने तो बता दिया आपको कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे व्हील घुमाना है, कैसे क्या करना है, सब बता दिया मैंने आपको। अब ये समझ लीजिए कि अभी ऐसा नहीं कि मैंने नाउन नंबर पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि नाउन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके जो बहुत ही पॉपुलर जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, उनके टाइप आप समझ लीजिए कि 80% मैंने आपको बता दिए हैं जो अक्सर आते हैं, ठीक है। अभी और भी टाइप है, जैसे ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वो सब एग्जाम्पल्स मैं अपने आपको अगले सेक्शन में रखूंगा। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल चलिए उस पर जो हमने जितना पढ़ा उसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, वी वेयर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी वेयर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे भी देखिए टाइपिस्ट की एक मिस्टेक हो गई, हमने प्रिंट करवाया, ध्यान नहीं दिया। वैसे यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था, उसने लिखा नहीं, टाइपिस्ट का मिस्टेक है। वी वेयर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स होम, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर थे, तो वी वेयर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स होम, तो अब ये हो गया कि हम अपने दादा दादी के या नाना नानी के घर पे थे, कब तक थे, फॉर 2.5। अब देखिए क्या आया, 2 आया, एंड यानी 2.5 यानी 2 से ज्यादा। तो क्या होगा, 2 से ज्यादा, भैया क्या लिखोगे यहाँ, वीक लिखोगे क्या, 2 से ज्यादा हफ्ते, तो क्या होगा यहाँ पे, वीक्स होगा, समझ गए। तो यहाँ पर वीक्स होगा, यानी इस पार्ट में मिस्टेक, सी पार्ट में मिस्टेक। अब मैं बहुत व्याख्या कर चुका हूं आपको, अगर मैं ज्यादा व्याख्या करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन मेरी आदत ये भी है कि मैं उस बात को कई बार इसलिए बताता हूं क्योंकि साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि एक बार में कोई भी चीज किसी की भी क्लियर नहीं होती, कम से कम 2-3 बार वो आपके अलग अलग रेफरेंस में आएगी, तब जाके आपको कुछ कुछ याद होता है, फिर कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी के रिकलेक्शन में चली जाती है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो रिकलेक्ट होता है, यानी हम उसको फिर पुनर्स्मृत कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं जैसे 3 मस्कीटियर्स, ये आप जानते हैं, मैंने जैसा बता चुका हूं, ये किताब का नाम है, एक नाम है, तो आर ना होकर क्या होगा बच्चों, इज होगा, ठीक, यानी इस पार्ट में मिस्टेक। 3.5, देखिए क्या बोला, 3 यानी साढ़े 3 है वास्तव में, ये है, तो 3 के बाद और जुड़ा तो किलो होगा क्या, तो 3.5। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा नाउन ऑफ नाउन है, और उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन भी लगा रहा है, शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो लेकिन नाउन ऑफ नाउन में देखिए, नाउन ऑफ, फिर ये नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन में देखिए बच्चों, मैं काफी विस्तार से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो नाउन ऑफ नाउन में किसके हिसाब से चलता है, पहले वाले नाउन के साथ, और पहला वाला नाउन कितनी बार है, वो 3.5 बार है, यानी 3.5, तो 3.5 में 2 से मतलब 1 से ज्यादा है ना, तो किलो ना होकर क्या होगा, किलोस होगा, ठीक। अब आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब और एग्जांपल्स इसके कुछ कर लेते हैं। बच्चों जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही सफलता के करीब पड़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको कोई कहता है, अब आप लोग पता नहीं कैसे कैसे मतलब भ्रम में पड़ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। कोई आपको एकदम मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा है कि 1 घंटे के अंदर सारा नाउन क्लियर करा दूंगा,
ये बताइए, आप जिस विषय को पढ़ने में लोगों की उम्र बीत जाती है, जिस विषय को पढ़ने में आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, इंटर में पढ़ा हुआ, तो यानी उतने इतने लंबे स्पैन में क्लियर नहीं हुआ आपका, तो आपको 1 घंटे में कोई वो टॉपिक क्लियर करा देगा, लेकिन आप लोग को बड़ी आसानी से बहका ले जाते हैं। वास्तव में आपको खुद सोचना चाहिए कि इसको हम जितना ज़्यादा वक्त देंगे, जितनी गहराई से करेंगे, तब जाके हमारा ये क्लियर होगा। और देखिए, मेहनत लगती है, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अब लोगों ने देखा कि भाई नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत थोड़ा दिखाई देती है। आदमी, जैसे आप भी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, तो उस दिन लोग गांव वाले या आपके आसपास के परिचित कहेंगे, अरे हाँ लड़का बहुत होशियार था, बहुत मेहनती था। लेकिन आपने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए या आप एक सही मकाम पर नहीं पहुंचे, तो लोग यही कहेंगे कि अरे उसने अपने पिता का धन या अपना एनर्जी या अपना टाइम सब वेस्ट किया। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, सारा आपका सफलता, आपका पूरा कैरेक्टर जज होता है आपके मतलब सफलता और असफलता। तो इसलिए अपने बारे में लोगों की अच्छी राय बनाने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा, और सफल होने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, देयरफॉर यू शुड वर्क वेरी हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और तब जाके आप सफल होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब लगभग हमारा खत्म ही है। देखिए, कैरेक्टर माने चरित्र भी होता है, लेकिन जब चरित्र का मतलब, जब हम किसी के चरित्र की बात करेंगे तो भाई वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए, जो किसी भी नाटक में या किसी एकांकी में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनको भी कैरेक्टर्स कहते हैं, और वो इस अर्थ में वो पात्र होता है। यानी देखिए, फिर नाउन का सेंस आपको परखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म का अर्थ हुआ फिल्म के जो पात्र हैं, यानी एक्टर्स हैं या जो भी उसकी फिल्म में पात्र हैं। तो यानी ये प्लूरल है, नाउन ऑफ नाउन यानी प्लूरल। तो लेकिन फिलहाल द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म क्या, 3 इडियट्स। तो देखिए, अब ये क्या, ये अगर इसको हटा के तो नहीं पूछ रहा कि 3 इडियट्स आर बेस्ड। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि यहां से यहां तक की कुछ नहीं है, मान लीजिए यहां तक है ही नहीं, तब यह कौन सा क्वेश्चन बन गया, 3 इडियट्स आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो वास्तव में फिर गलत हो गया, क्योंकि 3 इडियट्स एक फिल्म का नाम है तो इज होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये उस नियम पे आधारित है क्या जो फिल्मों के नाम पे मैंने बताया? नहीं। आप देखिए, अब यहाँ फिर क्या चल रहा है, ऑफ का नियम है। ऑफ का नियम का मतलब क्या हो गया, ऑफ से जुड़े 2 नाउन। क्या ये भी एक नाउन है, कैरेक्टर ऑफ, ये भी एक फिल्म भी एक नाउन है। तो वास्तव में 3 इडियट्स उसका वो नहीं है, मेन सब्जेक्ट है उसका कैरेक्टर। यानी 3 इडियट में जो पात्र हैं, तो यानी कैरेक्टर्स प्लूरल है, तो यानी आर होगा, वो सही है। यानी कैरेक्टर्स के हिसाब से आर, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई मिस्टेक नहीं है। तो द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म 3 इडियट्स आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ। शी हैज रेड, उसने पढ़ा है, ओनली 5.5। तो 5.5 मतलब 5 से ज्यादा पेज पढ़े हैं, आधा और मिल गया। तो 5.5 क्या होना चाहिए, पेज नहीं, क्या होगा, पेजेस होगा। 5.5 पेजेस ऑफ द नॉवेल, उसने 5.5 पन्ने पढ़े ऑफ द नॉवेल कुली। और इसको लिखा है, याद रखिए, इंडियन राइटर है मुल्कराज आनंद। गुलिवर्स ट्रेवल्स, जैसे मैंने अपने जिक्र में बताया था, ये क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल एक बुक का नाम है। तो एक बुक का नाम है तो क्या होगा, ये इज ए फेमस नॉवेल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। इंडियाज न्यू, देखिए ये मैंने एक नया एग्जांपल दिया है आपको कि इंडियाज न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट, जो इंडिया का जो न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट है वो क्या है, 2.5 टाइम बोल रहा है। क्या समय है, क्या यहाँ पे समय है? नहीं। तो यहाँ पर ये उतने बार है, तो यानी कितना हुआ, 2.5 टाइम्स होगा। मोर ट्रांसमिसिबल है, यानी 2.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है देन इट्स अदर वेरिएंट्स, और उसके जो और प्रकार हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है बच्चों, अब आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए भाई, ये तो हमने तो जिंदगी में बहुत मेहनत की है, और हम ऑलरेडी जॉब में भी हैं। आपको बता दें कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी लेक्चरर हूं, मैं पढ़ाता हूं किसी विद्यालय में। ठीक है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर कर दूं,
ताकि देखिए हमारी सफलता आपकी सफलता है। अगर आप सफल होंगे, मेरे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है जब वो फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया। तमाम लोगों का टीचर में भी सिलेक्शन हुआ है, तमाम लोगों का एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, मेरे कई बच्चे पढ़ाए हुए डिफेंस में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो हालांकि ये चीज़ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पढ़िए तो डीप लेवल में पढ़िए कभी भी, और कभी भी अच्छे टीचर से पढ़िए कभी भी। तो 3 मीटर्स एंड ए हाफ, यानी 3 से ज्यादा हो गया ना भैया, तो 3 मीटर्स एंड ए हाफ। देखिए लेकिन देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बिगाड़ा उसने। अब देखिए उसने यहाँ पर भी मीटर्स बोला, यानी यहाँ पे भी उसने मीटर्स बोला और यहाँ पे भी मीटर बोला। अब ये दो में से कोई एक गड़बड़ है, तो क्या होना चाहिए? या तो ये बोल दो आप 3 मीटर्स एंड ए हाफ, यानी 3, जैसे मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखवाए थे, अगर आप उन स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखिए, 3 मीटर्स एंड ए हाफ। तो अगर यहां काट दें तो ये सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये होगा 3 एंड ए हाफ, फिर इसको हटाएं तो फिर यहाँ पे मीटर्स हो जाएगा। इतना आप समझ गए बच्चों? जैसा मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखवाए उन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही लिखना है। अब देखिए क्लॉथ क्या है? क्लॉथ ये अनकाउंटेबल यानी कपड़े के अर्थ में, यानी मटेरियल के अर्थ में हमने प्रयोग किया है। तो मटेरियल के अर्थ में अगर प्रयोग किया है तो ये सही है। अगर यहाँ पे ES लगा देते तो गड़बड़ होता। यानी कह रहा है कि 3.5 मीटर हमने कपड़ा वॉश परचेज, तो 3.5 मीटर। देखिए इसके बाद देखिए, अब फिर देखिए यहाँ पर ये वास्तव में देखा जाए ऑफ से जुड़ा है, ऑफ से जुड़ा है तो किसके हिसाब से चलेगा? फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से चलेगा। तो हमने 3.5 मीटर एंड, या तो इसको ऐसे बनाए 3.5 मीटर्स करिए, और या बोलिए कि 3 मीटर्स एंड ए हाफ, इतना बोलिए। तो वास्तव में ये जो भी क्लॉथ हमने काट के लिया है वो एक पीस के रूप में लिया होगा ना। तो वास्तव में वो सेंस क्या दे रहा है? एक टुकड़े का सेंस दे रहा है। जो टुकड़ा कितना का है? देखिए एक बात हम बताएं आपको और भी, कि कभी कभी जैसे 3 माइल डिस्टेंस, 3 माइल डिस्टेंस। अब लड़का ये सोचता है कि 3 मील की दूरी है, तो ये 3 बार हो गया, यानी ये प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और भी ग्रामर के नियम है। ये जो 3 मील की जो दूरी है, ये 3 मील की जो दूरी है वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है। जो दूरी है वो एज ए 1 है, वो एक यूनिट है, उसको एज ए होल ले रहा है, एज ए होल, एज ए होल। अब आप कल्पना करिए, आप अगर कहीं पर गए किसी दुकान पर, तो आपने 3.5 मीटर का एक कपड़ा कटवाया, ठीक है? तो 3.5 मीटर का जो कपड़ा कटवाएंगे आप, तो वास्तव में वो एक पीस बनेगा कि नहीं 3.5 का? तो लेकिन ये नियम भी कहता है कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज आई है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। तो 3.5, इन दोनों जगह नहीं लगेगा। या तो इसको बोलिए कि 3.5 मीटर्स बोलिए, या बोलिए 3 मीटर्स एंड ए हाफ। और ये चूंकि एक पीस है पूरा, तो इसलिए वॉज यहाँ पर सही है, यहाँ पे सेंस में सही है। ठीक है बच्चों? एवेंजर्स, एवेंजर्स एक मूवी का नाम है जो हॉलीवुड की मूवी है, तो वो इज है, यहाँ पे उसने नहीं बिगाड़ा। अब देखते हैं आगे, तो कोई गड़बड़ नहीं है। एवेंजर्स इज ए फेमस हॉलीवुड मूवी दैट हैज, देखिए इसके बाद उसके लिए भी, मूवी के लिए भी उसने हैज लगाया, यानी यहाँ पे भी नहीं बिगाड़ा। हैज मेड सेवरल रिकॉर्ड्स, यानी ये यहाँ पर नन ऑफ दीज है। शी फिनिश 2/3 ऑफ बुक्स। अब देखिए ऑफ से, फिर देखिए ऑफ से उसने 2 नाउन्स को जोड़ा। अब समझिए इसको ध्यान से, 2 नाउन्स को जोड़ा, तो यानी किसके हिसाब से चलेगा? फर्स्ट पार्ट के, फर्स्ट पार्ट में। लेकिन गड़बड़ ये की हो गई कि अगर ये भी नाउन ऑफ नाउन है, तो यानी यहां तो ठीक है वर्क्स नहीं बोला काम को, लेकिन यहां उसने काम का 2/3 हिस्सा बोला। तो वास्तव में ये नाउन, अब यहाँ पर ये नाउन बनेगा तो ये उसका डिटरमाइनर बनेगा, यानी उसके लिए डिटरमाइनर का काम करेगा। ये वास्तव में होना कितना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, मैंने आज 3 नियम पढ़ाए, और अब तक अगर देखा जाए तो मैं कितने नियम पढ़ा चुका हूँ? 11 नियम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों? और ये सभी आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं। और अगर आपके परिचय में कोई और बच्चे जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो या तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये मटेरियल पहुंचाइए और इन अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करने में मदद करिए। इसी
आपके अच्छे दिन की कामना के साथ हैव ए नाइस डे।